नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हरीश वारिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला सीहोर से आज आपके लिए प्रस्तुत है कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र की एकक 12 कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। इसमें हम आज भाग 3 में कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति पढ़ेंगे। इसके पूर्व आप कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं और उनका विस्तार से आपने अध्ययन किया है। इसी के आगे अनुक्रम में बच्चों, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से होता है? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण की 2 पद्धतियां प्रचलित है। एक पहली पद्धति तो है सामान्य या रूढ़ नाम पद्धति और दूसरी है IUPAC नाम पद्धति। जैसा कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा है IUPAC के बारे में। IUPAC क्या है? IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट का एक रासायनिकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो नामकरण के साथ साथ संश्लेषण इत्यादियों के विस्तार से एक नियमावली तय करता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सामान्य या रूढ़ नाम पद्धति क्या है। जैसे आपको मालूम है, सामान्य या रूढ़ जो प्रचलित है, जो चलन में है, ट्राइबल नेम्स की बात करते हैं, तो यह सामान्यतः खोजकर्ता के अनुसार रखा जाता है। या तो वह लैटिन भाषा में होता है या फिर ग्रीक भाषा में होता है, या फिर खोजकर्ता उसको स्रोत अथवा गुण के आधार पर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लाल चींटी में पाए जाने वाला एक अम्ल है जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल शब्द आया फॉर्मिका से, जो उस प्रचलन में चला था और आज हम भी उसे फॉर्मिक अम्ल के रूप में, सामान्य नाम के रूप में हम जाने जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से सिट्रिक अम्ल सिट्रस शब्द से आया जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो ये ऐसे फलों में पाए जाने वाला अम्ल है, इसलिए उसका प्रचलन या सामान्य नाम पड़ गया सिट्रिक अम्ल। इसी प्रकार से मार्श गैस, जो हम मीथेन को जानते हैं, मार्श का मतलब होता है दलदली स्थान पर पाई जाने वाली गैस, तो इसीलिए उसे नाम दे दिया मार्श गैस, जो आज हम मीथेन के रूप में जाने जाते हैं। तो अब देखते हैं कि IUPAC नाम पद्धति कैसे है, क्या है इतिहास इसका। तो जैसे जैसे कार्बनिक यौगिकों की संख्या खोजें होती गई, संख्या बढ़ती गई और उनके साथ साथ रासायनिक शास्त्रियों को यह महसूस हुआ कि इतने सारे यौगिक हो गए तो इनका हम अलग अलग सामान्य पद्धति से नाम किस प्रकार से याद कर पाएंगे। तब उन्होंने यह सुझाव दिया कि क्या हम ऐसा कोई तंत्र या कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जो संरचना पर आधारित हो। तो इसलिए सबसे पहला जो प्रयास सन 1892 में 1892 में एक सम्मेलन हुआ जिसे हम जिनेवा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। उसमें यह तय हुआ कि हम एक सिस्टम बनाएंगे कि कार्बनिक यौगिकों को किस प्रकार से नामकरण किया जाना चाहिए। तब इसका विस्तार होते होते 1930 में यह जिनेवा सम्मेलन जो संगठन बना था उसे IUC नाम दिया गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट। उन्होंने नियमावली तय की और उसमें कई सारे लगातार सुधार होते चले गए और फिर सन 1950 में इसका नाम संशोधन करके IUPAC कर दिया गया। और यही संगठन है रासायनिकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कार्बनिक यौगिकों के साथ साथ कई केमिकल्स के नाम तय और नियमों तय करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं यह है क्या, IUPAC पद्धति का आधार क्या है और उनके क्या नियम हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आधार क्या है। किसी कार्बनिक यौगिक को सुव्यवस्थित नाम देने के लिए मूल हाइड्रोकार्बन तथा उससे जुड़े क्रियात्मक समूह की पहचान करना होती है। तो बच्चों, शब्द हाइड्रोकार्बन, अल्केन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन की हम जब बात करते हैं तो यह हमारे हाइड्रोकार्बन है। और अल्कीन, अल्काइंस की बात करते हैं, आपने कक्षा 10वीं बड़े विस्तार से पढ़ा हुआ है।
और इस हाइड्रोकार्बन से हमने 10वीं में ये भी पढ़ा कि इसके साथ अल्कोहल लग जाता है तो वो मैथिल अल्कोहल मैथेनॉल हो जाता है। तो इन हाइड्रोकार्बन से जुड़े हुए क्रियात्मक समूह की हमें सबसे पहले पहचान करनी होती है। यह पहली सीढ़ी है। फिर उसके बाद जनक हाइड्रोकार्बन के नाम में उपयुक्त पूर्व लग्न, अंतरलग्न और अनुलग्न को संयुक्त करके वास्तविक यौगिक का नाम प्राप्त किया जाता है। तो अब ये बात आती है भाई पूर्व लग्न क्या, अंतर्लग्न क्या है और अनुलग्न क्या है। जो हाइड्रोकार्बन है उसके साथ कौन कौन सी कुछ शाखाएं भी होंगी, कुछ क्रियात्मक समूह भी होंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले इनके नामकरण के नियम क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी यौगिक की हम बात करेंगे तो हमें उसकी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। फिर उसके बाद सबसे लंबी श्रृंखला चयन करने के बाद वरीय श्रृंखला को देखते हैं कि हम किस एंड से गिनती शुरू करेंगे। फिर तीसरा नियम कहता है कि श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन किस प्रकार से करें, चाहे लेफ्ट हैंड से करें या राइट हैंड से, इसके लिए भी नियम तय है। फिर अब उस कार्बन की श्रृंखला में कितने सारे प्रतिस्थापी हैं, यानी शाखाएं जो दाएं बाएं हो सकती हैं या ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो वो शाखाएं कैसी हैं, प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह है या फिर प्रतिस्थापी है। और फिर साथ साथ उनका न्यूनतम योग का नियम का पालन करना है कि न्यूनतम योग नियम ये कहता है कि उस सिरे से गिनती शुरू की जाएगी कि जहां पर क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापकों को कम से कम अंक प्रदान किए जाएं। फिर अब अगर प्रतिस्थापी है, मैथिल एथिल प्रोपिल है, तो उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं या नाम उल्लेख करते हैं। जैसे मैथिल और एथिल है तो एथिल पहले लिखा जाएगा और मैथिल बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि ई अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में पहले आता है और एम बाद में आता है। फिर प्रतिस्थापकों को नाम की संख्या सूचक पूर्व लग्न लगाना है कि मैथिल है या एथिल है, प्रोपिल है, ठीक है, जो भी है। फिर उसके बाद समस्त प्रतिस्थापियों का स्थान का क्रमांकन किया जाता है कि किस सिरे से उनका कार्बन नंबर 1 पर है या 2 पर है। ठीक है, आगे उदाहरण में हम विस्तार करेंगे। यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान करेंगे। द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होने पर प्रतिस्थापियों की तुलना में वरीयता करना है कि सबसे पहले अगर कार्बन में क्रियात्मक समूह है तो वो सबसे पहले प्राथमिक होगा, फिर उसके बाद प्रतिस्थापियों को क्रम देंगे। अब बात करते हैं एलिफेटिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से होता है। नामकरण को आईयूपीएसी प्रणाली कार्बनिक यौगिक के नाम को 3 हिस्से या भाग में जोड़कर तैयार करते हैं। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से समझे कि सबसे पहला होगा मूल शब्द, फिर अनुलग्न जो मूल शब्द के बाद में लिखा जाएगा, है ना, संक्षिप्त में अभी फिर आगे विस्तार कर रहे हैं। फिर तीसरा हिस्सा है पूर्व लग्न जो मूल शब्द के पहला लगा जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में इंजन मेरा मेन है, ठीक है, वह हमारा अनुलग्न मान ले, और मूल शब्द हमारे रेल के डब्बे की जो संख्या है 1 से लेकर 20 तक वो हमारा मूल शब्द होगा, और उसके साथ पूर्व लग्न लगाए जाएंगे कि पार्सल बैगेज कहां पर रखा है। ये बहुत सारी प्रतिस्थापी या पूर्व लग्न के रूप में पढ़ेंगे हम। चलिए बात करते हैं मूल शब्द या रूट वर्ड्स जैसे हम कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कितने कार्बन परमाणु हैं उसका ज्ञान हमें मूल शब्द से होता है। यदि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हमने चयन किया, रूल नंबर 1 पालन कर लिया, तो हमें पता लग जाएगा कि कार्बनिक यौगिकों में कितने कार्बन उपस्थित हैं, वही हमारा मूल शब्द होगा। जैसे देखिए, अगर एक कार्बन वाला कोई यौगिक है जिसके लिए हम मूल शब्द इस्तेमाल करेंगे मेथ, संरचना होगी 1 कार्बन की। फिर C2 लिखा है यानी 2 कार्बन का कोई यौगिक है जिसके लिए हम मूल शब्द इस्तेमाल करेंगे इथ, संरचना होगी 2 कार्बन की। ठीक, एक चेन बनाई है, ठीक है, चेन बनती चली जाएगी। फिर 3 कार्बन है तो उसके लिए हम प्रोप इस्तेमाल करेंगे CCC, यानी इस प्रकार की श्रृंखला होगी। ये शायद सीधी भी हो सकती है या घुमावदार भी हो सकती है, ठीक है। C4 ब्यूट, 4 कार्बन की श्रृंखला है। अब ये श्रृंखला हमने सीधी इसलिए बनाई कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन ये ऊपर नीचे आड़े तिरछे कैसे भी हो सकती है। C5 पेंट, 5 कार्बन होगा। C6 के लिए हम हेक्स मूल शब्द का प्रयोग करेंगे, 6 कार्बन की श्रृंखला होगी। C7 हैप्ट कहलाएगा। C8 ऑक्ट कहलाएगा।
C10 डैक कहलाएगा और C11 अनडैक कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 11 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बनेगी जिसे हम अनडैक का मूल शब्द इस्तेमाल करेंगे। अब इस मूल शब्द को ढूंढने के बाद हम पूर्वलग्न और अनुलग्न का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं अनुलग्न यानी सफिक्स किसे कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। प्राथमिक क्या होते हैं? इसे मूल शब्द के बाद लिखा जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य यदि एकल बंध है तो एन, यदि दो बंध है डबल बॉन्ड है तो इसके लिए इन, अगर त्रिबंध है तो उसे हम आइन लिखते हैं। ठीक है, यदि मतलब किसी कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं तो हम एन करेंगे, जैसे पेंटेन, हेक्सेन इत्यादि, है ना। जैसे उदाहरण देख रहे हैं CH3 एकल बंध इथेन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि डबल बॉन्ड है, हमारा मूल शब्द है इथ और इसमें डबल बॉन्ड लगाया है, इसके लिए हम इन इस्तेमाल करेंगे जो हमारा होगा अनुलग्न। तो इथ इन हो गया। दूसरा उदाहरण देख रहे हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसके लिए भी दो कार्बन है तो इसके लिए मूल शब्द इथ, और चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसके लिए हम अनुलग्न इस्तेमाल करेंगे आइन, इथाइन। एल्डिहाइड है CHO का इस्तेमाल करेंगे हम, उसमें अल अनुलग्न लगाएंगे, अल्केनल। ठीक है, फिर कीटोन की बात करेंगे तो हम उसमें ओन लगाएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल है COOH, ये पहचान करना है, उसके लिए लगाएंगे अल्केनोइक अम्ल। फिर एस्टर है COOR, एल्किल अल्केनोएट कहलाएगा अनुलग्न के रूप में। अम्ल क्लोराइड COCl, ऑयल क्लोराइड के नाम से जाना जाएगा। अमाइड CONH2 एमाइड। साइनाइड है नाइट्राइल CN। अमीन NH2 अमीन कहलाएगा। थायोल, जैसे अगर मैं बात करूं अल्कोहल में CH3OH, मैथ एक शब्द मैथेनॉल। ठीक है, इस प्रकार के अनुलग्न का हमें उपयोग करना है। उदाहरण के लिए देखें कि पूर्वलग्न भी दो प्रकार के होते हैं। अब पूर्वलग्न कैसे होंगे? दो प्रकार के, प्राथमिक पूर्वलग्न और द्वितीयक पूर्वलग्न। प्राथमिक पूर्वलग्न, अगर कोई चक्रीय यौगिक है, एक उदाहरण दे रहे हैं 5 कार्बनिक यौगिक का, ये यौगिक है जिसे हम चक्रीय यौगिक कहते हैं। चक्रीय यौगिक में हम पूर्वलग्न लगेंगे साइक्लो। तो ये 5 कार्बन का एक यौगिक है जिसे हम कहते हैं साइक्लो। अब उसके साथ उसमें क्या लगाया? पहला शब्द लगाया मूल शब्द 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन के लिए हम पेंट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एकल बंध है इसलिए एन हो जाएगा। तो साइक्लो पेंटेन इसका पूरा IUPAC नाम होगा। यानी साइक्लो जो है, साइक्लो और यौगिक का आपका साइक्लो पूर्वलग्न, पेंट मूल शब्द, एन अनुलग्न। द्वितीयक पूर्वलग्न, यदि क्रियात्मक समूह का नाम व्यंजन से शुरू होता है तो उसे मूल शब्द के पहले पूर्वलग्न के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या है एक मूल मंत्र। इतनी सारी चीजों का हम शॉर्टकट में कैसे पढ़ें? बच्चों, 3 चीजें, ये मूल शब्द के आगे पूर्वलग्न, मूल शब्द के पीछे अनुलग्न। मूल शब्द कार्बन कार्बन से हमने पहचान लिया कितनी कार्बन की लंबी श्रृंखला है। फिर उसके बाद हम पूर्वलग्न लगाएंगे। पूर्वलग्न प्रीफिक्स के रूप में होंगे जो प्रतिस्थापी के रूप में जाने जाएंगे। अनुलग्न हमने पढ़े जो मूल शब्द के बाद लगेंगे, जो हमारे क्रियात्मक समूह होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका मूल मंत्र है, आपको अच्छे से याद रखना है। उदाहरण के लिए देखिए, आपको बता रहा है कि ये एक यौगिक है जिसमें हमने देखा कि ये एक मैथिल समूह भी है, अल्कोहल समूह भी है और एक चक्रीय यौगिक 6 कार्बन वाला है। तो इसे हमने कहा हमारा मूल शब्द होगा 6 कार्बन का हेक्स, तो क्योंकि एकल बंध है इसलिए हो गया हेक्सेन। ठीक है, अब जब ये हेक्सेन हो गया तो हमने हमारी प्रतिस्थापी एक मैथिल भी है और OH है क्रियात्मक समूह, तो नाम हो जाएगा 2-मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1-ऑल। क्योंकि प्राथमिकता किसको देना है? क्रियात्मक समूह को देना। तो OH हमारा क्रियात्मक समूह है, इसके लिए पहले स्थान पर है वो, इसलिए लगाया ऑल। और प्रतिस्थापी हमारे दूसरे स्थान पर है, वो जो मैथिल है वो पूर्वलग्न में आएगा। ठीक है,
सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 5 कार्बन की है, कहीं से भी गिन लो। सही आंसर कहता है कि तीसरे पर एथिल है, दूसरे पर एक मैथिल समूह है, चौथे नंबर कार्बन पर भी एक मैथिल समूह है, तो सही नाम होगा 3 एथिल 2,4 डाइमेथिल पेंटेन। और इस तरफ से गिनती शुरू करेंगे, प्रतिस्थापियों की संख्या कम हो गई और जो लंबी श्रृंखला है 5 कार्बन की जरूर है, लेकिन हमारा रूट वर्ड और प्रीफिक्स की संख्या अलग आती है। अब बात करते हैं क्या होता है जब किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो। एक से अधिक क्रियात्मक समूह होंगे तो क्या होगा। जब हम देखते हैं एक से अधिक क्रियात्मक समूह है तो उनके लिए हमें प्राथमिकता तय करनी होती है कि प्राथमिकता हमारा क्या होगा। प्राथमिकता जैसे यहां दिया है, अगर सबसे पहले प्राथमिकता हमें देना है कार्बोक्सिलिक समूह को, फिर देना है सल्फोनिक एसिड SO3H को, फिर देना है एस्टर को COR, फिर एसिड क्लोराइड COCl, अमाइड CONH2, नाइट्राइल CN, HCO एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड O कीटोन, OH अल्कोहल, NH2 अमीन और C डबल बॉन्ड O अल्कीन। इनको प्राथमिकता दी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, अगर क्रियात्मक कोई कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक भी है और अमाइड भी है तो हमें प्राथमिकता कार्बोक्सिलिक को देना है। अगर किसी यौगिक में अल्कोहल है, हाइड्रोक्सिल समूह है और NH2 अमीन भी है तो हमें प्राथमिकता क्रम के हिसाब से OH पहले स्थान पे, हाइड्रोक्सिल पहले, तो इसे हम ऑल लगाएंगे और फिर अमीनो कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यदि उसमें फिनाइल समूह है, बेंजीन ग्रुप का C6H5 है, या फिर हैलोजन है यानी फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन है, या फिर नाइट्रो समूह है या एल्कोक्सी समूह है, ये है तो ये हमेशा क्रियात्मक समूह की गिनती में नहीं आते, इन्हें हम प्रतिस्थापी समूह में गिनते हैं। ठीक है, तो यदि उदाहरण के लिए यदि किसी यौगिक में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और कीटोन दोनों समूह हैं तो हम इसे हाइड्रोक्सी एल्केनोन के नाम से दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कीटोन की प्राथमिकता पहले दिख रही है और हाइड्रोक्सी बाद में दिख रहा है, तो नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी, जबकि OH के लिए हम ऑल का प्रयोग करते हैं जब अनुलग्न के रूप में, लेकिन पूर्व लग्न लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी के रूप में और अल्केनोन कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये प्राथमिकता आपको तय करना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके इस क्रम को आप अच्छे से याद रखें। उदाहरण देखें, उदाहरण में हम क्या देखते हैं कि देखिए अब हम एक यौगिक है CH3 CH2 CH CH CH2 CH CH3, जिसमें तीसरे नंबर पर OH है जो कि हमारा क्रियात्मक समूह है और चौथे पर CH है जिसमें एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है जो शाखा है प्रतिस्थापी के रूप में। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई 7 कार्बन की, इसके लिए हमारा मूल शब्द हो गया हेप्ट और सभी एकल बंध है इसलिए एन लगा दिया, हेप्टेन हो गया। अब प्राथमिकता किस तरफ से तय करें? हमारा कहता है कि क्रमांकन करना है, कार्बन का क्रमांकन उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से हम क्रियात्मक समूह को वरीयता दी जाए, ये हमारा नियम कहता है। इसलिए वो नियम जो पिछली स्लाइड में दिया है उसको अच्छे से याद कर लें। तो तीसरे नंबर पर OH है तो इसके लिए हमने अनुलग्न लगाएंगे ऑल, 3 ऑल तीसरे स्थान पर है और उसके लिए अनुलग्न ऑल। अब जो प्रतिस्थापी मेरा मैथिल है इसके लिए उसका स्थान 4 पर है तो 3 मैथिल 1, 3 मैथिल हेप्टेन 3 ऑल, ये इसका पूरा IUPAC नाम होगा। ऐसे ही पेपर में भी आएगा कि निम्न यौगिकों का IUPAC नामकरण करें, या नाम दिया है तो आपको सूत्र बनाना होगा। दूसरा देखते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O जो कि कीटो समूह है, CH2 COOH जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब हमने कहा था कार्बोक्सिलिक अम्ल को सबसे पहले प्राथमिकता मिलती है, तो इस सिरे से हम गिनती शुरू करेंगे। बच्चों ये ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक समूह में, एल्डिहाइड में, कीटोन में कार्बन को उसी के साथ गिना जाता है श्रृंखला के साथ में। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5 कार्बन की मूल श्रृंखला, मूल शब्द हो गया पेंटेन। ठीक है, चूंकि कार्बोक्सिलिक समूह है इसके लिए हम अनुलग्न लगाते हैं ओइक, तो हो गया पेंटेनोइक एसिड। अब पूर्व लग्न कौन सा है? कीटोन समूह, इसके लिए हम ऑक्सो इस्तेमाल करते हैं, 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। दूसरा उदाहरण देखें, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब चूंकि डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हमने कहा कि डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दी जाती है और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में दी जाती है। तो क्रम किस तरफ से तय करेंगे, गिनती शुरू करेंगे इस सिरे से कि पहले कार्बन पर और दूसरे के मध्य डबल बॉन्ड है और फिर तीसरे और चौथे के बीच में भी डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड है। तो उसके लिए हम एक शब्द लगाते हैं पूर्व लग्न, जिसे कहते हैं डाई इन। 6 कार्बन वाला यौगिक है तो उसके लिए हेक्स है ना, हेक्सा या हेक्स, 1,3 डाइन, 5 आइन, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। और दूसरे उदाहरण देखें, ये CHO एल्डिहाइड समूह है, NH3 अमीनो समूह है और इसके साथ साथ कीटो समूह भी है, C डबल बॉन्ड हो। लेकिन अब गिनती किस तरफ से शुरू करेंगे, नंबरिक कार्बन प्राथमिकता ये है, एल्डिहाइड को प्राथमिकता है, उसके बाद कीटो को प्राथमिकता है। तो यहां से गिनती शुरू करें, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। 5 कार्बन का अल्केन हो गया पेंटेन, है ना, पेंट। अब सभी एकल बंध है, पेंटेन, ठीक है, यानी प्राथमिक अनुलग्न। फिर द्वितीय अनुलग्न में हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अल, तो ये मूल शब्द पेंटेनल, ठीक है। अब सभी आएंगे कौन, प्रीफिक्स, पूर्व लग्न की बात करें। ये अनुलग्न हो गया, ये हमारा मूल शब्द हो गया, ये जुड़ गया पेंटेनल। अब बात करें चौथे पे कीटो, तीसरे पे अमीनो और दूसरे पे मैथिल। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पालन करेंगे। A फॉर अमीनो तो 3 अमीनो, फिर M बाद में आएगा, नहीं पहले 4 कीटो आएगा और फिर 2 अमीनो और 2 मिथाइल पेंटेन आएगा, ठीक है। दूसरा देखें, दूसरे में भी ये एथिल समूह हो गया, अमाइड, CH, कीटो। और अब हमने देखा था कीटो को पहले प्राथमिकता, अमाइड को प्राथमिकता पहले मिलती है और कीटो को बाद में मिलती है। तो क्रम यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 कार्बन, मूल शब्द ब्यूटेन, इसके साथ जुड़ जाएगा अनुलग्न अमाइड, ब्यूटेन अमाइड या 1 ब्यूटेन अमाइड, क्योंकि पहले नंबर कार्बन पर है, दूसरे पर एथिल समूह है और तीसरे पर कीटो समूह है। तो हो जाएगा 2 एथिल 3 कीटो 1 ब्यूटेनामाइड। इसी प्रकार से देखें, ये हो गया 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सो पेंटेनॉइल क्लोराइड। चलो अब बात करते हैं बच्चों, ये क्या बेंजीन के व्युत्पन्न के लिए भी तो कोई नाम नियम होंगे, कोई नाम पद्धति होगी। कैसे होगी, देखें, बेंजीन आपको मालूम है कि बेंजीन C6H6 है, सूत्र है इसका, ठीक है। और जहां तक आप संरचना की बात करते हैं तो संरचना इस प्रकार से होती है, जिसमें 6 कार्बन एक रिंग के रूप में होते हैं, जिसमें एकांतर क्रम से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है और प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इसलिए C6H6। तो रेखीय संरचना, लाइन डायग्राम क्या कहता है, 6 एक हेक्सेन, षटकोण बनाया, उसके बीच में ये डबल बॉन्ड लगा दिए। ये डबल बॉन्ड आगे हम विस्तार में पढ़ेंगे जब इसका अनुनादी संरचना, लेकिन ये इसकी एक अनुनादी संरचना है कि ये डबल बॉन्ड लगातार इलेक्ट्रॉन चलायमान होते हैं। तो एक मिलीजुली संरचना को हम देते हैं जिसे हम अनुनादी संरचना कहते हैं। इसको इस प्रकार से भी प्रकट कर सकते हैं। तो अब इनका नामकरण कैसे होगा कि भाई इस जगह कोई प्रतिस्थापी आ गया, इस जगह कोई क्रियात्मक समूह आ गया, इस जगह प्रतिस्थापी हो गया, तो हम इनका नामकरण किस आधार पर करें। देखें, जब हम देखते हैं कि नाम पद्धति में बेंजीन का व्युत्पन्न नाम प्राप्त करने के लिए प्रतिस्थापी समूह का पूर्वलग्न के रूप में बेंजीन शब्द से पूर्व लिखते हैं जो भी प्रतिस्थापी है। ये इसकी रूढ़ पद्धति या सामान्य पद्धति के नाम से चलता है, ठीक है। आईयूपीएसी पद्धति भी है इसमें। जैसे नाइट्रो समूह जुड़ा है तो नाइट्रोबेंजीन कहलाएगा, ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमोबेंजीन कहलाएगा, क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरोबेंजीन कहलाएगा। अब ये एथिल है तो इसे एथिल बेंजीन कहलाएगा। और ये सामान्य नाम से अगर मैथिल समूह बेंजीन के साथ जुड़ा है जिसे हम कहते हैं टॉलिन, लेकिन यह मिथाइल बेंजीन के नाम से जाना भी जाता है। अब OH जुड़ा है बेंजीन से, इसे हम फिनॉल कहेंगे, और NH2 जुड़ा है तो हम उसे एनिलीन कहते हैं, लेकिन इसे अमीनो बेंजीन के रूप में कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह इनमें भी है, प्रतिस्थापी है, तो क्या होगा। तो जैसे देख रहे हैं आप कि अगर 2 प्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्न में प्रतिस्थापी समूह की स्थितियां संख्याओं द्वारा दर्शाई जाती है। क्रमांकन इस प्रकार किया जाता है कि प्रतिस्थापी समूह वाली स्थितियों को न्यूनतम संख्या मिल सके। एक उदाहरण देख रहे हैं, यहाँ बेंजीन के साथ में एक CH3 है और उसके पास में एक CH3 है। दूसरे में देख रहे हैं बेंजीन के में ऊपर CH3 है और तीसरे क्रम पे
एक दूसरे देख रहे हैं, चौथे तो हम कह रहे हैं इसकी संख्याओं द्वारा दर्शाते हैं या फिर उनकी स्थितियों के हिसाब से। जब कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसके अगर निकटतम इस कार्बन पे या इस कार्बन पर अगर होगा तो उसे हम कहेंगे ऑर्थो पोजीशन। फिर इस कार्बन अगर ये क्रियात्मक समूह है उसके तीसरे या इस स्थान पर होगा तो उसे कहेंगे मेटा पोजीशन। और इसके ठीक समांतर इस प्रकार होगा तो पैरा, या इस तरफ से भी होगा तो भी पैरा कहलाएगा। यानी एक दूसरे के आमने सामने स्थिति पैरा कहलाती है। जैसे इसे हम कहेंगे ऑर्थोजाइलिन, ये एक जाइलिन है, जाइलिन के प्रकार प्रतिस्थापी प्रकार, तो ऑर्थोजाइलिन हो गया क्योंकि दूसरी स्थिति पर है, तीसरी स्थिति पर मेटाजाइलिन हो गया और पैराजाइलिन। अब जब हम इसकी बात करें कि संख्या की स्थिति पर, ये पहली संख्या फिर ये दूसरी, तो इसे कहेंगे 1,2 डाइमेथाइल बेंजीन, इसे कहेंगे 1,3 डाइमेथाइल बेंजीन और इसे कहेंगे 1,4 डाइमेथाइल बेंजीन। इस प्रकार से प्रतिस्थापियों का क्रमांकन किया जाता है। तो अभी बात करते हैं कि कैसे जब प्रतिस्थापी नहीं है और उसके साथ कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है और अल्केन जुड़ा है, जब बेंजीन वलय एवं क्रियात्मक समूह अल्केन से जुड़े रहते हैं, महत्वपूर्ण है, अल्केन से जुड़े हैं, तब बेंजीन को मूल न मानकर प्रतिस्थापी माना जाता है। दिस इज अ थंब रूल, इसे अच्छे से समझ लें कि अगर बेंजीन के साथ अल्केन समूह जुड़ा है तो अल्केन को वरीयता, प्राथमिकता, प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर उस बेंजीन को एक प्रतिस्थापी माना जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। और अल्केन जो जुड़े हुए हैं वो हमारे मेन रूट वर्ड में जाएंगे या मूल शब्दों में जाएंगे। प्रतिस्थापी के रूप में बेंजीन का नाम फेनिल है, जिसे C6H5, उसे लघु रूप में हम PH लिखते हैं। देखें, उदाहरण देख लीजिए, ये एक बेंजीन है जिसमें OCH3 जुड़ा है, जिसे ये एक एनिसॉल है, लेकिन यहां पर CH3CH2 जुड़ा है, ये हमारा मूल शब्द है, ठीक है, एथिल, ऑर्थो एथिल एनिसॉल, ये पैरानाइट्रो एनिसॉल। चलिए अब हम अभ्यास की बात करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है IUPAC नामकरण का। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे नीट हो गया, जी हो गया, मेन हो गया, एडवांस में, इसके बहुत प्रश्न आते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको इनका सतत और लगातार अभ्यास करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लेख याद रखते रहना है, क्रियात्मक समूह की वरीयता क्रम को भी अच्छे से याद रखना है। उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ में आया होगा और आप इसकी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि ये टॉपिक ऑर्गेनिक का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। धन्यवाद, जय हिंद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।